أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. My dear students, we continue with our topic Inklings from the Dark. And today is our third part of the series of lectures on this poem. In the first part, we knew about the poet Rahman Rahi, who has written this poem in Kashmiri, Paj Zulmat Wazan. And this poem has been translated into English by Professor G.R. Malik. In the second part, I gave you the explanation of the first two stanzas, or the first 15 lines of the poem. The first stanza consists of 7 lines, and the next stanza consists of 8 lines. And yesterday we gave the explanation of these two stanzas. And today we will give you the explanation of the third and final stanza of the poem, which of course is from line number 16 to line number 25. So it is 10 lines. So this is the longest stanza, or the longest stanza of 10 lines. So the stanza is like this. Suddenly I called to my mind my darling son. How raptly did he listen to my bedtime tale last night, when I told him of the agony of the oyster in her travails, but he only heard part of the tale when sleep overtook him. I rose like a moonstruck man and turned on the light, and found him lying by the wall like a mushroom on the mount. In deep slumber, with fragrant blossoms blooming on his lips, and a drop of sweat dawned afresh, playing on his brow. Perchance he was dreaming the rest of the tale. Perchance the oyster had labored forth a pearl. So, dear students, this is the third and final stanza of the poem Inklings from the Dark. तो जो ये तीसरा और आखिरी स्टेंजा है, इसके एक्सप्लेनेशन से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो पहले दो स्टेंजा हैं. तो जैसा कि हमने देखा कल कि इस पोएम में जो पोइट है ये पिछली रात के कुछ वाक़ात बयान कर रहा है, जबकि बाहर बर्फ़बारी हो रही थी और वो अच्छी तरह सो नहीं सका था, क्योंकि उसके जहन पर कुछ गलत तासुर पड़ा था, कुछ गलत असर हुआ था, वो गुमराह हो गया था, क्योंकि उसने ख्वाब में कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी जिससे उसकी नींद मुतासिर हुई, उसकी नींद मुंतशिर हुई और वो ठीक तरह नहीं सो सका. उसने नींद में देखा कि वहाँ एक शाहीन था जिसके चोंच पर एक फाख्ता का खून चिपका हुआ था. यानी शाहीन ने एक फाख्ता को मार दिया था और उसका खून अभी उसकी चोंच पर लगा हुआ था. फाख्ता के जो पर थे वो पहाड़ों पर बिखरे हुए थे. तो यह ख्वाब देखकर शायर बहुत परेशान हो गया, पोइट परेशान हो गया, और वो अपने बिस्तर पर दूसरी तरफ मुड़ गया. तो जहाँ उसने मुड़ते ही एक बहुत बड़ी खाली जगह देखी, बहुत बड़ी खाली जगह, एक चैज़म देखा, एक गैप देखी, एक वाइड ओपनिंग देखा. तो अब वो पूरी तरह नींद से जाग गया और वो बिस्तर में बैठा रहा. लेकिन उसी दौरान चूँकि बाहर सर्दी थी, बर्फ़बारी हो रही थी, उसको अब सर्दी का एहसास होने लगा. तो अब वो बिस्तर में बैठा हुआ था कि उसकी कानों में कुछ कानाफूसी आई, जो उसकी खिड़की से बाहर कुछ कानाफूसी हो रही थी.
वो उसके सुनने में आई। तो ये सुनकर उसके होंठ खुशक हो गए, क्योंकि अब डर ने उसको पूरी तरह अपने लपेट में ले लिया, खौफ ने उसको पूरी तरह अपने लपेट में लिया। बाहर हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी, और उनकी जब वो खिड़कियों की दराजों में गिर रही थी ये बर्फ़, तो उनकी आवाज़ भी शायर के कानों तक पहुंच रही थी। तो उसके खौफ में इससे भी और इजाफा हो रहा था। लेकिन जैसे ही कमरे में उसने देखा कि जो हैंगर है, वहाँ हैंगर पर जहाँ उसका फेरन हुआ करता था, वहाँ उसने एक बिल्ली को देखा। तो इससे वो और ज़्यादा डर गया, सहम गया। हैरानगी में, खौफ में उसने अपनी आंखों को मला, लेकिन उसको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके इर्द गिर्द ये क्या हो रहा है। अब सर्दी का एहसास उसको ज़्यादा होने लगा, और सर्दी से बचने के लिए उसने अपनी लिहाफ या जो कंबल था उसको ऊपर खींचने की कोशिश की। जैसे ही उसने लिहाफ या कंबल को ऊपर खींचना चाहा, उसका पैर कांगड़ी से टकराया, और कांगड़ी में से ठंडा ऐश जो है वो उसके पैरों पर गिर गया। इसी दौरान बाहर मनहूस आवाज़ें उल्लू भी निकालने लगा। तो शायर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। तो वो इस खौफ में एक ज़ोरदार आवाज़ निकालना चाहता था, लेकिन खौफ की वजह से वो ऐसा भी नहीं कर सका। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि ये पूरा खौफ का माहौल था, परेशानी का आलम था इन दो स्टेंजाज में। लेकिन अब तीसरे स्टेंजा में उसकी ये हालत यकसर तब्दील होती है, क्योंकि जो तीसरा स्टेंजा है, अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले जो हमने तीसरा स्टेंजा 10 लाइनों का पढ़ा, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके माने समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले इस लाइन नंबर 16 में, यानी स्टेंजा थर्ड की जो पहली लाइन है, इसमें वर्ड है डार्लिंग। डार्लिंग मीन्स वेरी डियर, प्यारा। दूसरे लाइन में है रैप्टली मीन्स फुल्ली इन्वॉल्व, पूरी तरह से महव होना, गुम हो जाना किसी चीज़ में। इसी लाइन में है TALE, टेल का मानी है स्टोरी, कहानी। फिर एक और लाइन में है एगोनी का मतलब है मेंटल पेन, जहनी करब, जहनी तकलीफ, जहनी परेशानी। फिर ओवरटुक मीन्स टू कंट्रोल, काबू पाना, किसी चीज़ पर काबू पाना। मूनस्ट्रक मीन्स स्लाइटली क्रेजी, खबती होना, तो हल्का सा पागलपन। फिर माउंट मीन्स माउंटेन। स्लम्बर मीन्स स्लीप। उसके बाद है fragrant blossoms blooming on his lips. It means there was a charming smile on his lips. He was looking satisfied. He was looking hopeful. So fragrant blossoms blooming on his lips, ये मेटाफर है। तो इसका मतलब है there was a charming smile on his lips. He was looking satisfied. He was looking hopeful. फिर उसके बाद है dawned का मतलब है appeared। इसके बाद perchance, perhaps, शायद, तकरीबन। फिर labored means produced, forth means forward, और pearl हम जानते हैं pearl का मतलब है उर्दू में मोती। तो यहाँ पर पोइट को थोड़ी सी होप हो जाती है, क्योंकि अभी तक वो ग्रीफ में था, तकलीफ में था, पेसिमिस्ट था। अब वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है इस स्टेंजा में, यानी क्योंकि अब इतना डरने के बाद पोइट को अपना बेटा याद आ गया। उसको याद आ गया कि उसके बेटे को कितनी नींद आ गई थी, वो सो चुका था, वो सो गया था उस वक़्त जब वो पोइट से एक ओयस्टर की कहानी सुन रहा था कि ओयस्टर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक मोती के बनाने में। यानी ओयस्टर जब मोती बनाता है तो उसको काफ़ी कशमकश, काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो यही कहानी पोइट अपने बेटे को बता रहा था शाम के वक्त। लेकिन कहानी बताते बताते ही उसका
बेटा नींद की आगोश में चला गया। अब जब ये रात को पोइट डर गया तो उसको अपना ये बेटा याद आ गया। वो अपने बिस्तर से जल्दी से उठ गया, एक पागल इंसान की तरह, एक खुबती इंसान की तरह, और जल्दी से अपने बेटे के पास चला गया कि वो उसको देखे कि वो कैसा है, वो ठीक है, किस हालत में है। तो जो ही वो अपने बेटे के कमरे में पहुंच जाता है, वो वहाँ स्विच ऑन करता है ताकि उसके कमरे में रोशनी हो जाए। तो वो इस रोशनी में देखता है कि उसका बेटा बहुत आराम से, अमन से, सुकून से सो रहा था, और उसके होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। इसके साथ साथ उसका जो माथा है, उसका जो ब्राव है, आई ब्राव, भुवें जो है, उन पर एक पसीने का एक कतरा भी पैदा हुआ था, यानी जो उसके सुकून को जाहिर कर रहा था। अब पोइट ने अंदाज़ा लगाया कि शायद उसका बेटा वो जो शाम को अधूरी कहानी रह गई थी, उसी का आखिरी हिस्सा देख रहा है, उसी का आखिरी हिस्सा महसूस कर रहा है अपनी नींद में, कि जो ओयस्टर है वो कैसे आखिरकार एक मोती बनाने में कामयाब हो जाता है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। सो डियर स्टूडेंट्स, in this third and last stanza, the poet says that he suddenly remembered his son who had fallen asleep while listening to the tale of the oyster's toil in making a pearl. He got up from the bed like a crazy person and went to see his son. He switched on the light and saw that his son was sleeping peacefully with a charming smile on his lips and a drop of sweat on his forehead. The poet surmised that his son was dreaming of the rest of the tale when the oyster finally bears a pearl. Finally bears a pearl. And with this, we complete the explanation of the poem. Hope understood it very much, understood it very well. Thank you.